नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोशियो क्यू पॉइंट पर। तो आज के इस क्लास में बहुत ही टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो कि है समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य यानी कि सोशियोलॉजी पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव शब्द जो है वो अंग्रेजी भाषा के पर्सपेक्ट से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है सीन थ्रू, यानी कि ऊपर से नीचे तक देखना या निरीक्षण करना। तो परिप्रेक्ष्य शब्द जो है इसका तात्पर्य किसी भी घटना को देखने की दृष्टिकोण से है। जैसे कि एक पीपल के वृक्ष को देखने का अलग अलग लोगों का अलग अलग नज़रिया होता है। जो जैसा दृष्टिकोण रखता है उसके लिए अलग ही व्याख्या है। जैसे पीपल के वृक्ष को देख करके विभिन्न लोगों द्वारा व्यक्त किए गए दृष्टिकोण उनके व्यक्तिगत, सांस्कृतिक एवं व्यवसायिक संबंधों के आधार पर भिन्न भिन्न हो सकते हैं। धार्मिक या आध्यात्मिक दृष्टिकोण रखने वाले लोग वृक्ष को क्या मानेंगे? पूजनीय, पवित्र और अत्यधिक शुभ मानेंगे। इनकी मान्यता है कि इसमें त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश का निवास होता है। जबकि पर्यावरणीय या वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति अगर पीपल के वृक्ष को देखेगा तो क्या कहेगा? वो कहे पीपल के वृक्ष को एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन और पारिस्थितिकी तंत्र के आधार मानेगा कि पीपल सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला वृक्षों में से एक है। अब क्या होता है कि अब सामाजिक या सांस्कृतिक दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति अगर एक पीपल के वृक्ष को देखता है तो वो इसे सामुदायिक जीवन और इतिहास का केंद्र मानेगा। वो कहेगा कि यह केवल एक पेड़ नहीं है बल्कि गांव का मिलन स्थल है, चौपाल है। यहाँ पंचायतें बैठती हैं, यात्री आराम करते हैं और बच्चे खेलते हैं। यहाँ पीढ़ियों से चली आ रही स्मृतियों और छाया का आश्रय दाता है पीपल का वृक्ष। वहीं आर्थिक दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति क्या करेगा? इसकी व्यावसायिक और औषधीय उपयोगिता तक ही सीमित रहेगा। क्योंकि क्या होता है कि धार्मिक महत्व के कारण पीपल के वृक्ष को काटा नहीं जाता, लेकिन इसकी छाल, पत्तियां, फल ये पारंपरिक आयुर्वेदिक दवाओं में उपयोग होता है। तो यानी कि एक ही घटना एक ही हो पर अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग अध्ययन किया जा रहा है, उसी को तो परिप्रेक्ष्य कहते हैं। जैसे पीपल के वृक्ष को विभिन्न लोगों ने अलग अलग दृष्टिकोण से देखा और अलग अलग व्याख्या की, तो उसी को तो कहते हैं परिप्रेक्ष्य। अब और एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हम लोग। जैसे कोरोना काल आया, कोरोना काल की व्याख्या सब लोग भिन्न भिन्न अर्थों में लेते हैं। जैसे कि राजनीतिक दृष्टि रखने वाला व्यक्ति इसे कुछ अलग दृष्टिकोण से देखेगा, सामाजिक दृष्टिकोण रखने वाला वो अलग देखेगा। इसी तरह भिन्न भिन्न लोग भिन्न भिन्न प्रकार के दृष्टिकोण रखने वाले लोग इसकी व्याख्या अपने अपने तरीके से करते हैं। तो प्रश्न यह उठता है कि जब एक समान या एक ही घटना का तथ्य, आंकड़े और सामाजिक वास्तविकताओं का अध्ययन भिन्न भिन्न विज्ञानों में करते हैं तो ऐसी कौन सी विशेषता है जो इन विज्ञानों को पृथक करता है? तो कौन सी विशेषता है? वो परिप्रेक्ष्य हो जाएगा, अलग अलग देखने का नजरिया, दृष्टिकोण। परिप्रेक्ष्य मतलब दृष्टिकोण, देखने का नजरिया। तो समाजशास्त्र के क्षेत्र में कुछ विद्वान द्वारा समाज को इकाई मानकर अध्ययन किया गया है, जिसे बृहद दृष्टिकोण कहते हैं। जबकि कुछ लोगों द्वारा व्यक्ति को अध्ययन की इकाई माना गया, जिसे कहते हैं सूक्ष्म दृष्टिकोण। तो समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को दो भागों में बांटा जाता है। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को दो भागों में बांटा जाता है, एक वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य और एक मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। तो इस पे विस्तृत व्याख्या। तो वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य क्या है? तो वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य क्या होता है कि समाजशास्त्र के उद्भव के समय सामाजिक तथ्यों को केंद्र में रखते हुए अवलोकन, निरीक्षण, परीक्षण के माध्यम से सामान्यीकरण किया गया और
वस्तुपरकता को केंद्र में रखकर जैसा है वैसा ही अध्ययन किया गया, तो वह क्या होता है? वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य कहलाता है। क्या होता है? वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य कहलाता है। तो वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य अथवा उसे क्या कह सकते हैं? प्रत्यक्षवादी परिप्रेक्ष्य। तो ये जो है निगमनात्मक पद्धति और बृहद से सूक्ष्म की ओर अध्ययन पर जोर देता है। यह क्या होता है कि वैज्ञानिकवाद तथा गणनात्मक तथ्यों पर जोर देता है। इस दृष्टि से वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत उद्विकासीय परिप्रेक्ष्य, प्रत्यक्षवादी परिप्रेक्ष्य, संरचनात्मक प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य, संघर्षवादी परिप्रेक्ष्य आते हैं। तो कॉम्ट, स्पेंसर, दुर्खिम, वेबर, पेरेटो, पार्सन्स आदि ने वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य को अपनाया है। इनका मानना है कि मानवीय व्यवहार कुछ वैज्ञानिक नियमों तथा प्रविधियों के अनुसार संपन्न होता है। चलिए आगे जानते हैं हम लोग मानवतावादी परिप्रेक्ष्य के बारे में कि ये क्या चीज़ें हैं। तो मानवतावादी परिप्रेक्ष्य समाज में उन उपागमों की ओर संकेत करता है जो समाज में रहने वाले लोगों के दृष्टिकोण से समझते हैं। यानी कि वो अपनी दृष्टिकोण नहीं लगाता, वो समाज में रहने वाले लोगों के दृष्टिकोण को देखता है। तो अमेरिकी समाजशास्त्र में मनोवैज्ञानिक तत्वों को प्रधानता देते हुए मनुष्य की इच्छा, भावना, उद्देश्य, बुद्धि के रूप में इसे परिभाषित किया गया। मानवतावादी परिप्रेक्ष्य जो है वस्तुपरकता के स्थान पर विषय परकता का अध्ययन पर बल देता है। यह व्यक्तिनिष्ठ नहीं होता, यह विषयनिष्ठ होता है। यह विषयनिष्ठ आगमनात्मक पद्धति और गणनात्मक विधि, बोध आदि पर बल देते हुए किसका अध्ययन करता है? परिवार, समुदाय, सामाजिक परिवर्तन, अपराध, बाल अपराध एवं जनसंख्या आदि का अध्ययन करता है। तो यह सूक्ष्म से बृहद की ओर अध्ययन करता है। यानी कि ये क्या करेगा? व्यक्ति से समाज की ओर जाएगा। सूक्ष्म यानी कि सबसे छोटी इकाई ये व्यक्ति को मानता है, व्यक्ति से समाज की ओर जाएगा, सूक्ष्म से बृहद की ओर। तो मानवतावादी परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, लोक विधि विज्ञान, प्रघटना विज्ञान, विनियमवाद, अभिनय शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य आदि का अध्ययन किया जाता है। तो समाजशास्त्र के परिप्रेक्ष्य के प्रमुख प्रकार के बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। तो जानते हैं सबसे पहले उद्विकासीय परिप्रेक्ष्य। उद्विकासीय परिप्रेक्ष्य क्या है? कि उद्विकासीय परिप्रेक्ष्य सरलता से जटिलता की ओर परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। क्या है उद्विकास? सरलता से जटिलता की ओर परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। यह अनवरत रूप से विभिन्न चरणों में धीमी गति से चलने वाली प्रक्रिया है। डार्विन के प्रभाव में आकर कुछ तत्कालीन जो सामाजिक विचारक हैं वो जैविक उद्विकासीय की जगह पे क्या किए? सामाजिक उद्विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किए। इनमें अगस्ट कॉम्ट ने विचारों में परिवर्तन को उद्विकासीय प्रक्रिया का मूल माना है। इन्होंने कॉम्ट ने क्या किया है कि विचारों में परिवर्तन को उद्विकास माना है। तो दूसरी तरफ स्पेंसर ने समाज में निहित आंतरिक शक्तियों और जनसंख्यात्मक पहलू में आए परिवर्तन को उद्विकास का मूल माना है। और एल.एच. मॉर्गन ने औद्योगिक परिवर्तन को ही उद्विकास का मूल माना है। चलिए अगला देखते हैं परिप्रेक्ष्य संघर्षवादी परिप्रेक्ष्य। ये क्या होता है कि इस दृष्टिकोण के परिवर्तक जो है जाने माने हमारे कार्ल मार्क्स माने जाते हैं। संघर्षवादी दृष्टिकोण के अनुसार समाज के विभिन्न समस्याओं का अध्ययन संघर्ष की प्रक्रिया को केंद्र में बनाकर किया जाता है। इसी से मिलती जुलती एक नई विचारधारा नया वाम पक्ष के नाम से पश्चात विश्वविद्यालयों में काफ़ी प्रचलित हुई। पुराना वाम पक्ष कल कारखानों
को अपना आधार बनाकर विद्रोह प्रकट करता है, जबकि ये नया वामपक्ष के अंतर्गत विद्रोह की प्रक्रिया विश्वविद्यालयों के प्रांगणों के माध्यम से विकसित हो रही है, जहाँ पे नया वामपक्ष वर्ग संघर्ष पर उतना बल न देकर आर्थिक उपनिवेशवाद, नारी मुक्ति आंदोलन, सामाजिक न्याय और रंग भेद अथवा अन्य प्रकार के शोषण के विरोध में अपनी आवाज उठा रहा है। अगला परिप्रेक्ष्य जो है संरचनात्मक प्रक्रियात्मक परिप्रेक्ष्य। तो ये क्या चीज है कि फ्रांसीसी समाजशास्त्री दुर्खिम, फ्रांस के रहने वाले थे दुर्खिम, तो फ्रांसीसी समाजशास्त्री दुर्खिम ने सबसे पहले प्रकार की सुनिश्चित परिभाषा दी है, प्रकार की सुनिश्चित परिभाषा दी है। इन्होंने इस पद्धति के आधार पर किसकी अध्ययन किया है, तो धर्म की व्याख्या की है। मानव शास्त्रियों में मेलिनोवस्की तथा रेडक्लिफ ब्राउन के नाम तथा समाज शास्त्री में पार्सन्स और मर्टन के नाम इस दृष्टिकोण के संदर्भ में विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। तो इस दृष्टिकोण को मानने वाले समाजशास्त्री यही विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार किस सामाजिक संरचना में विभिन्न इकाइयां अपने प्रकारों के माध्यम से संरचना को बनाए रखने में मदद करती हैं। तो अगला है संरचनावादी परिप्रेक्ष्य। संरचनावादी परिप्रेक्ष्य क्या है कि संरचनावाद का उदय जो है फ्रांस में हुआ। इस दृष्टिकोण के प्रवर्तक मानवशास्त्री लेवी स्ट्रॉस को माना जाता है, लेकिन सिद्धांत के पृष्ठभूमि में सबसे पहले प्रमुख योगदान स्विट्जरलैंड के भाषाविद फर्डिनांड सोस्योर का है। तो इसके अंतर्गत मानव समाज के सार्वभौमिक तत्वों की खोज की चेष्टा की जाती है। इस दृष्टिकोण की उत्पत्ति भाषा के अध्ययन से हुई है। इस दृष्टिकोण की उत्पत्ति किससे हुई है, तो भाषा के अध्ययन से हुई है। यह संचार और संस्कृति को बारीकी से समझने के लिए काफी उपयोगी है। यह संचार एवं संस्कृति को बारीकी से समझने के लिए काफी उपयोगी है, पर व्यवहारिक सामाजिक समस्याओं को अध्ययन में उपयोगिता इसकी बहुत ही कम है। अगला परिप्रेक्ष्य हम लोग देखेंगे संरचनाकरण। संरचनाकरण, तो इस अवधारणा का प्रादुर्भाव किसने किया, तो ब्रिटिश समाजशास्त्री एंथोनी गिडेंस ने की है। इनके अनुसार क्या है कि इनके अनुसार सामाजिक संरचना जो है भौतिक संरचना से के समान नहीं होती है। सामाजिक संरचनाएं भौतिक संरचनाएं के समान नहीं होती हैं। भौतिक संरचनाएं जैसे कि भवन, सड़क आदि के निर्माण में के बाद जिस प्रकार निर्माण किया प्रक्रिया बंद हो जाती है, उस प्रकार सामाजिक संरचना का निर्माण प्रक्रिया जो है वो बंद नहीं होता, अपितु वह सतत चलती रहती है। अगला उन्होंने बताया है कि सामाजिक संरचना उन व्यक्तियों से बाहर की कोई वस्तु नहीं है जिनके द्वारा उनकी रचना होती है। फिर उन्होंने बताया है कि संरचनाएं जो होती हैं, संरचना की द्वंद्वात्मक इस सिद्धांत की आत्मा है। संरचना की द्वंद्वात्मकता इस सिद्धांत की आत्मा है, जो इस तथ्य पर जोर देती है कि कर्तागण संरचनाओं को दो अलग अलग स्वतंत्र घटना समूह नहीं मानते हैं। वो उनकी स्थिति द्वैतवाद की नहीं, अपितु क्या होती है, द्वंद्वात्मक यानी कि परस्पर निर्भरता को प्रकट करती है। अगला परिप्रेक्ष्य के बारे में देखेंगे। अगला है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी दृष्टिकोण क्या है, तो ये है, इसमें के प्रवर्तक कौन कौन है, मीड कोले, टॉमस हर्बर्ट बुलमर इस दृष्टिकोण के प्रमुख प्रवर्तक एवं समर्थक रहे हैं। इसके अंतर्गत यह विश्लेषण करने की कोशिश की जाती है कि किसी संरचना के अंतर्गत कोई व्यक्ति कैसे रोजमर्रा के जीवन में अंतःक्रिया करता है। सामाजिक अंतःक्रिया के समय विभिन्न प्रकार के आचरण एवं प्रतीकों या संकेतों का आदान प्रदान होता है। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत हम यह अध्ययन करने की कोशिश नहीं करते हैं कि वेश्यावृत्ति जो है, वेश्यावृत्ति की समस्या समाज में क्यों पाई जाती है, जबकि हम लोग क्या करते हैं,
हम यह अध्ययन करने की प्रयास करते हैं कि वेश्याएं उन लोगों के साथ एवं अन्य लोग वेश्याओं के साथ किस प्रकार अंतःक्रिया करते हैं। अगला दृष्टिकोण है दृश्य घटना समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। तो ये क्या है कि व्यक्ति के स्वयं के अनुभव, ये है कि व्यक्ति के स्वयं के अनुभव से जो प्राप्त होता है, व्यक्ति के स्वयं अपने अनुभव से जो प्राप्त होता है उसे ही इसमें सम्मिलित किया जाता है। इस विधि को समाजशास्त्र में प्रयोग करने का श्रेय जो होता है सबसे पहले अल्फ्रेड शुट्ज़ को जाता है। इनके अनुसार सामाजिक और प्राकृतिक विज्ञानों की विधियों और स्थापनाओं को मानव और उसके समाज का अध्ययन में यथागत प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मानव पदार्थ की भांति चेतनाहीन नहीं है। क्योंकि मानव जो है वो पदार्थ की भांति चेतनाहीन नहीं है। उसके विचार हैं, भावनाएं, अर्थ, उद्देश्य, अपने अस्तित्व के बारे में ज्ञान आदि सभी चेतना के परिचायक हैं। तो उसकी प्रत्येक क्रिया के पीछे एक अर्थ होता है। जो लोग जो भी क्रिया करते हैं उनके पीछे एक अर्थ होता है। दृश्य घटना शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य इसी अर्थ को समझने का प्रयास करता है। आशा करती हूँ जो समझा रही हूँ वो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगला देखते हैं, अगला परिप्रेक्ष्य क्या है। निर्जात पद्धति शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य या लोक प्रघटना शास्त्र, या जिसे हम लोग लोक विधि विज्ञान कहते हैं वो। ये दृष्टिकोण क्या है कि इस पद्धति के प्रवर्तक जो हैं हेराल्ड गारफिंकल हैं। इनका संबंध इन पद्धतियों तथा प्रणालियों के परीक्षण से है जिन्हें कि समाज के सदस्यगण अपनी सामाजिक दुनिया की रचना करते हैं, उसे समझते हैं और अर्थ प्रदान करने के में प्रयुक्त करते हैं। जैसे कि एस्किमो समाज में अपने बूढ़े माता पिता को उनके जवान लड़कों के द्वारा मार डाला जाता है। और ऐसा करने पर समाज में कुछ ऐसा नहीं सोचा जाता कि सामाजिक संगठन में व्यवस्था में कोई खतरा उत्पन्न हो रहा है, परंतु अगर हमारे अपने भारत में अपने समाज में अगर कोई किसी का लड़का अपने बूढ़े माता पिता को मारने लगे तो समाज में बवाल मच जाएगी ना। तो उससे सामाजिक विघटन का द्योतक मानने लगेंगे लोग। तो स्पष्ट है कि सामाजिक परिस्थितियों को उस समाज के सदस्यगण किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं और किस रूप में उसकी व्याख्या कर रहे हैं, इसी को क्या कहते हैं, निर्जात पद्धति शास्त्रीय अध्ययन प्रणाली कहते हैं। तो मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो चलिए अगला देखते हैं, अभिनय शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। ये क्या है। इस परिप्रेक्ष्य के प्रवर्तक जो है इरविन गॉफमैन है। गॉफमैन को माना जाता है, इनके अनुसार सामाजिक अभिनेताओं द्वारा प्रमुख लक्ष्य अपने विभिन्न स्व को इस प्रकार प्रस्तुत करना होता है जिनसे उनकी एक विशिष्ट छवि विकसित होती है। इसमें अंतःक्रिया को एक प्रकार का अभिनय माना जाता है। उनके अनुसार हम अपने व्यवहार में प्रत्येक समय दिखावा करते हैं, जो भी करते हैं वो अभिनय ही कर रहे होते हैं। यानी कि हम पढ़ रहे हैं, यानी कि हमारा जो विद्यार्थी जीवन है उसका अभिनय कर रहे हैं कि हम विद्यार्थी हैं तो पढ़ना लिखना हमारा काम है। अगला परिप्रेक्ष्य है अस्तित्ववादी परिप्रेक्ष्य। ये क्या चीज़ है। यह इस परिप्रेक्ष्य से के महान प्रख्यात साहित्यकार एवं दार्शनिक जयापाल सन का नाम जुड़ा हुआ है। इस सिद्धांत के प्रमुख प्रणेताओं के अनुसार विश्व जो है वो अंतहीन है, अतः समाजशास्त्रियों का दायित्व है कि वे उन प्रणालियों का अध्ययन करें
जिनके द्वारा व्यक्ति अपने जीवन के परिवेश को अर्थ प्रदान करता है। इसमें किसका किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें अकेलापन, दीर्घकालीन दर्द, मृत्यु और नैतिक दायित्वों जैसे तत्कालीन अनुभवों को प्राथमिकता दी जाती है। तो मुझे आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे से सुने होंगे और समझे होंगे, और हमारे इस वीडियो को इतना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।